कैसे हो माय डियर स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर के ऊपर। मैं पीयूष पराशर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दो तो क्वेश्चन भेजा है बच्चों ने, सॉइल मैकेनिक्स का, मेंस का, एसएससी का, है ना। तो वो क्वेश्चन समझाऊंगा। मेंस का क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा। बाकी डियर ब्रदर्स, जितना मैं अपने तरफ से सहयोग कर सकता हूं, चूंकि अभी टाइम कम है, जिसको भी जो डाउट है, जो भी क्वेश्चन में मेंस का, जो भी जहां पे जैसा प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरा नंबर मालूम है, ठीक है। नहीं मालूम है तो नए स्टूडेंट जो भी हैं, आपका भी स्वागत है। 7008420353। आप भले ही हमारे स्टूडेंट रहे हो, पहले एनरोल किए हो, नहीं किए हो, कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है। आप अभी हमसे सहयोग ले सकते हैं। मेंस का मान लो कोई भी क्वेश्चन सॉल्विंग में डाउट आ रही है तो मेरे से वो डाउट पूछो, मैं वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जिस दिन आप क्वेश्चन भेजोगे हमको, उसी दिन हम वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ये असिस्टेंस मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूं। और माय डियर स्टूडेंट, मालूम है क्या करना है, जहां भी जो भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है सब क्वेश्चन भेजा करो, ओके। बाकी ये गोल गोल कर रहा हूं, बटन टिक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब, है ना। इसी तरह से आप मेरा सपोर्ट कर सकते हो, धन्यवाद कर सकते हो, थैंक यू। चालू करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। सीयर बॉक्स टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है, सॉइल मैकेनिक्स का सीयर टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 6 या 18, तीन चीजें यहाँ पे निकालनी है, तीन डेटा, ठीक है। ए डायरेक्ट सीयर बॉक्स टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन ए रिमोल्डेड सैंपल ऑफ सैंड सैंपल। देखो, सीयर बॉक्स टेस्ट जो होता है ना, इट इज सुटेबल फॉर व्हाट, मतलब कोहेजनलेस सॉइल। क्यों? ड्रेन्ड कंडीशन में टेस्टिंग होती है सीयर बॉक्स टेस्ट, है ना। तो ड्रेन्ड कंडीशन में कौन सा सॉइल को आप टेस्ट कर सकते हो? बेसिकली ऐसा सॉइल जहां से ड्रेनेज हो पाए प्रॉपरली वाटर का, तो वो कौन सा होगा? कोहेजनलेस सॉइल होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस चलती है। याद आ रहा है? चीजें लिंकअप हुई, पढ़ाया था सॉइल मैकेनिक्स में। तो ये सीयर बॉक्स टेस्ट। तो ऑब्जर्वेशन जो मिला आपको, ये मिला नॉर्मल लोडिंग इतना था और सीयर लोडिंग इतना था, और जो सैंपल एरिया था, है ना, वो था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालने क्या है? द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, फाई का वैल्यू निकालिए। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड निकालिए और प्रिंसिपल स्ट्रेस का डायरेक्शन निकालिए इन जोन ऑफ फेलियर। तो सबसे पहले बताओ, प्रिंसिपल प्लेन जो भी होगा, ये प्रिंसिपल प्लेन है, तो प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर ये स्ट्रेस लग रही होगी सिग्मा, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कि हमको निकालना है। प्लस इसका डायरेक्शन जब हम बताएंगे, वो नॉर्मल, देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके नॉर्मल में एक प्लेन होगा, इसके नॉर्मल से कितने एंगल पे आपका प्रिंसिपल प्लेन है ये हमको पता चल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे निकालें। फाई, एक्चुअली फाई एंगल पे ही, है ना, ये नॉर्मल से फाई एंगल पे प्रिंसिपल प्लेन होगा, सिंपल सी बात है। और इसी नॉर्मल से ये थीटा, मतलब ये कितना है, ये कितना एंगल पे आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है, ये थीटा का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? थीटा ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, थीटा पी, मैं ऐसा कह सकता हूं, प्लस ये सिग्मा का वैल्यू कितना है, ये दो चीजें इसमें निकालनी है, ठीक है। तीसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डेविएटर स्ट्रेस इफ द सैंपल ऑफ द सेम सैंड विथ सेम वॉइड रेशियो वर टेस्टेड इन ट्रायक्सियल टेस्ट। अगर सीयर बॉक्स टेस्ट ना करके ट्रायक्सियल टेस्ट करते, तो डेविएटर स्ट्रेस का क्या वैल्यू रहा होता अगर आपका कन्फाइनिंग प्रेशर आप इतना लेके चलते और सी का वैल्यू आप एज्यूम करिए 0। तो ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लॉजिक समझ गए? सॉल्व किया जाए, किया जाए। तो सबसे पहला हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हमको निकालना है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, फाई का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो फाई होता क्या है, कैसे निकालेंगे? फाई इक्वल टू होता है, हमारे पास जो शियर बॉक्स टेस्ट में रिलेशनशिप है, वो क्या रिलेशनशिप है कि जो हमारा शियर स्ट्रेस है, इट इज फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ओनली, है ना। तो जो रिलेशन है फाई निकालने का, दैट इज योर टाउ एफ इक्वल टू शियर स्ट्रेस एट फेलियर, एक मिनट, शियर स्ट्रेस एट फेलियर इज इक्वल टू सिग्मा टेन फाई। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नहीं तो या आप मोहर सर्कल बनाओ। मोहर सर्कल कैसे बनेगा? कोहेजन लेस है, ठीक है। मोहर सेमी सर्कल, ये इस एक्सिस में हम सिग्मा को शो करेंगे और इस एक्सिस में टाउ को शो करेंगे। C इक्वल टू 0 है, तो ये आपका लाइन बना लो,
एक मिनट, ये रहा फेलियर इन्वॉल्व सैंड, सैंड के केस में। नाउ दिस इज योर सिग्मा ओवरऑल नॉर्मल स्ट्रेस एंड दिस इज योर शियर स्ट्रेस एट फेलियर टाउ एफ। समझ गए? यही जो एंगल है फेलियर इन्वॉल्व का, इसी को हम फाई बोलेंगे, है ना। तो tan फाई इक्वल टू क्या होगा, P बाई बी, मतलब टाउ एफ बाई सिग्मा। समझ में आ रहा है? तो चलो ये दोनों को निकाल लेते हैं। तो टाउ एफ इक्वल टू क्या होगा, जो शियर फोर्स है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सैंपल। नॉर्मल स्ट्रेस टाउ सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, जो नॉर्मल लोड है या नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सैंपल निकाला जाए। देखो अपन ना चीजों को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि देखो कन्फाइनिंग प्रेशर का जो यूनिट दिया है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, यहाँ सैंपल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था, लेकिन लोड दिया है देखो किलो न्यूटन में। तो अपन एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना होगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो शियर फोर्स कितना था, शियर फोर्स इज 0.18 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई 36 इंटू, देखो 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -4। तो ये आ जाएगी, ये सॉल्व होकर कितना आएगी, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? तो ये शियर फोर्स, तो नॉर्मल लोड इक्वल टू कितना आएगा फिर, 0.36 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका 100 यार, है ना, ये आ जाएगा 100, 36 इंटू 10 टू द पावर -4, है ना, ये सीधा सीधा आपका 100 आ जाएगा। ओके, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दो चीजें मालूम हो गए, टाउ एफ एंड सिग्मा। तो यहां से हम निकाल लेते हैं अब tan फाई, tan फाई नहीं, हमको बेसिकली फाई का वैल्यू निकालना है। तो फाई इज इक्वल टू, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स टाउ एफ बाई सिग्मा इक्वल टू tan इनवर्स इतना बाई इतना। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी योर 26.56 डिग्री। समझ में आ रहा है? चलिए अब सेकंड वाला निकालते हैं बाबू। ठीक है, ये निकल गया पहला। सेकंड क्या है, एंगल और प्रिंसिपल स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड निकालनी है। प्रिंसिपल स्ट्रेस दो हम लेते हैं यहाँ पे, मेजर एंड माइनर, ये चीज आपको मालूम होगी। नाउ क्रिटिकल प्लेन जो था, जिस प्लेन पे जो फेलियर हो रहा था, उसका एंगल हम कैसे निकालते थे सैंड के केस में, बताओ बाबू। थीटा सी इक्वल टू, मैंने लिखवाया था, थीटा सी इक्वल टू नथिंग बट 45 डिग्री प्लस 5/2। ये था सैंड के केस में, ठीक है। क्ले के केस में 45 डिग्री, है ना, और सैंड के केस में 45 डिग्री प्लस 5/2। तो थीटा सी निकालो, तो 45 डिग्री प्लस 5/2 मीन्स 26.56/2, इट इज इक्वल टू 58.28 डिग्री। इसी एंगल पे फेलियर हो रहा है ना। तो ये 58.28 डिग्री कहां से है, ये 58.28 डिग्री आपका नॉर्मल से है। मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके ये नॉर्मल में एक प्लेन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल से 58.28 डिग्री है। ओके, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेसेस ना लग रहा हो। लेकिन यहाँ पे शियर बॉक्स टेस्ट में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वहां पे तो शियर स्ट्रेस लग ही रहा है ना बाबू, ठीक है। हम तो इंटेंशनली फेल करवाते हैं, याद करो शियर बॉक्स टेस्ट। तो वो हॉरिजॉन्टल वाला जो प्लेन है वो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन है नहीं शियर बॉक्स टेस्ट के अंदर, है ना। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इस केस में प्रिंसिपल प्लेन कुछ यूं होंगे। ये एक प्रिंसिपल प्लेन होगा, लेट्स सपोज कोई एक एंगल पे, तो इसके परपेंडिकुलर में और एक प्रिंसिपल प्लेन होगा। समझ में आ रहा है? तो इसके परपेंडिकुलर में और एक प्रिंसिपल प्लेन होगा, लेट्स सपोज वो प्रिंसिपल प्लेन ये है, तो इसके परपेंडिकुलर में होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये जो रेड वाले लाइंस है, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री पे है, क्योंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर पे है ना। प्रिंसिपल प्लेन्स आर लोकेटेड एट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। एक ऐसा, मान लो ये प्रिंसिपल प्लेन है तो दूसरा ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पे एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा होगा।
दिस इज वन प्रिंसिपल प्लेन, दिस इज वन प्रिंसिपल प्लेन। अब इनमें से कोई एक मेजर प्रिंसिपल प्लेन होगा, कोई एक माइनर प्रिंसिपल प्लेन होगा। मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस लग रही है वो अलोंग माइनर प्रिंसिपल प्लेन लग रही होगी, और वो होगी प्रिंसिपल स्ट्रेस एक। और माइनर प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस लग रही है वो अलोंग मेजर प्रिंसिपल प्लेन लग रही होगी, वो एक स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ये चीजें हमको बतानी है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस बतानी है। तो यहाँ पर मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन है कौन सा, तो ये सब चीज अभी निकालोगे ये एसएससी जेईई के क्वेश्चंस में, तो वो टाइम टेकिंग है। वैसे हम वेरीफाई तो कर ही सकते हैं, है ना। सोम मैम ने बताया था कि कैसे वेरीफाई किया जाता है। यहाँ पे देखो शियर स्ट्रेस वाले चैप्टर में सोम का काफी कॉन्सेप्ट यूज होता है। सोम में जो हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन का टॉपिक, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन हमने पढ़ाया था आपको, वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सब चीज वहां पे डिराइव करवाया था। तो उस चैप्टर का काफी ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पे होने जा रहा है। और यहाँ होता ही है पूरा का पूरा शियर स्ट्रेस में जो जितने भी न्यूमेरिकल है वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आते हैं आपके सॉइल मैकेनिक्स में। बाकी जो थ्योरी है वो टेस्ट वगैरह के ऊपर थ्योरी आता है। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे यूयू टेस्ट होता है आपका, सीयू टेस्ट होता है, सीडी टेस्ट होता है, यूडी टेस्ट होता है ना। तो इनमें से कौन कौन सा टेस्ट है, कौन सा सॉइल के लिए कौन सा टेस्ट सूटेबल है, इसके ऊपर थ्योरी आ सकता है। या फिर ट्रैक्सियल टेस्टिंग के ऊपर आ सकता है, ठीक है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के ऊपर थ्योरी आ सकता है, वेन शियर टेस्ट के ऊपर आ सकता है ना। या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट के बारे में लिखिए, लैब टेस्ट और फील्ड टेस्ट, इनमें से कौन है। तो हम जो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, शियर बॉक्स टेस्ट का, दिस इज ए लैबोरेटरी मेथड, ठीक है, इट इज लैबोरेटरी मेथड, सीडी कैटेगरी में आता है कि नहीं। कॉन्सोलिडेशन ड्रेन टेस्टिंग होता है ये, ओके, सीडी टेस्टिंग होता है, कॉन्सोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। इसलिए हम इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं यहाँ पर, इसलिए क्योंकि हम पोर वाटर प्रेशर जो है पूरे टेस्ट के दौरान वो होता है जीरो, क्योंकि वो पानी निकलते रहती है तो प्रेशर कुछ पोर वाटर प्रेशर मिलेगा नहीं, है ना। जैसे जैसे वो आप लोड लगाओगे वो कंसंट्रेट होता रहेगा, क्योंकि साथ ही साथ पानी निकल रहे होते हैं, है ना, इसलिए पोर प्रेशर कुछ है नहीं तो जीरो, इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस चलता है। ये सारा चीज थे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये प्रिंसिपल प्लेन्स है लाल वाले, इनमें से कोई एक मेजर होगा, कोई एक माइनर होगा, ठीक है। वो क्या है वो बाद में आप लास्ट में चेक कर सकते हो, नहीं तो चेक नहीं भी करो तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमको ये थीटा सी का वैल्यू मिल गया, है ना, क्रिटिकल स्लोप का वैल्यू मिल गया, मतलब किस एंगल पे फेल हो रहा है। अब हम इसको पकड़ के हमारे पास जो इक्वेशन है जो हमने लिखवाया था बाबू, ठीक है, आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के बीच का जो रिलेशनशिप है, मतलब मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच में जो रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप क्या है, देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन दी प्लेन, जहां जिस प्लेन पर फेलियर हो रहा है उस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो है सिग्मा एन, ठीक है। जिस प्लेन पे फेलियर हो रहा है, और वो कौन सा प्लेन है आपका, वो सिंपली फेलियर प्लेन है, जिस प्लेन पे फेलियर हो रहा है, ठीक है। उस प्लेन का एंगल है थीटा सी, क्रिटिकल स्लोप, ओके। नाउ प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म्स में हम ये नॉर्मल स्ट्रेस का इक्वेशन कैसे लिखते थे, याद करो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 कॉस 2 थीटा सी, इक्वेशन था। तो यहाँ पे सिग्मा एन का वैल्यू हमको मालूम है कितना, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ फेलियर 100, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 कॉस 2 थीटा सी। तो कॉस 2 टाइम्स थीटा सी इक्वल टू कितना, अभी तो निकाले थे आपने 58.28 डिग्री। सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, एक इक्वेशन आ जाएगा। अब इक्वेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, है ना। तो वो इक्वेशन क्या आ रही है, 200 इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सॉरी सिग्मा 3, है ना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन निकाल के, प्लस, अच्छा प्लस नहीं, आ, हाँ वो माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये cos 2 इंटू इतना डिग्री आप कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आता है -0.44। तो ये 200 इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, ठीक है, माइनस 0.4471 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3।
ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ ऑन द प्लेन ऑफ फेलियर शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना, टाउ एफ इक्वल टू शियर स्ट्रेस एट फेलियर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 साइन 2 थीटा सी, ये तो वैल्यूज को पुट करो, वैल्यूज को पुट करोगे, एक मिनट थोड़ा लैग कर रहा है यार कंप्यूटर। अच्छा कैलकुलेटर आप कौन सा यूज करेंगे, ये वाले यूज करिए, जिसके पास ये कैलकुलेटर है यूज मत करिए, इसका क्या लॉजिक है ये मैंने बता रखा, यूज दिस कैलकुलेटर्स, ईएस वर्जन ई वर्जन का यूज करिए। ठीक है, तो 50 इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 साइन 2 इंटू 58.28 डिग्री करके आप निकाल लोगे, तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा 100 इक्वल टू 0.894 सिग्मा 1 माइनस 0.894 सिग्मा 3, ये रिलेशनशिप आपका बन जाएगा। क्लियर है? सो सॉल्विंग दिस रिलेशनशिप, जो दो इक्वेशन आपको मिल रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर और कोई मेथड को यूज करके, यहाँ से सिग्मा 1 का वैल्यू निकल जाएगा, सिग्मा 3 का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस 180.93 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 69.07 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 आपको मिल गए, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपको मिल गए। ठीक है, यहां तक तो आप निकाल लोगे। इसके आगे देखो यहाँ पे एंगल भी पूछा है, एंगल ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस ये कैसे निकालोगे, देखो लॉजिक बड़ा सिंपल है, या हमने सोम में पढ़ाया था, याद करो, चलो यही बगल में बता देते हैं, छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ जाएगा। आपको बस थीटा का वैल्यू लिखना है, हमने सोम में बताया था, याद करिए इस तरह का कंडीशंस, ये मान लो एलिमेंट है, यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा 1, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा 3। ठीक है, एक मैं प्लेन कंसिडर करता हूं जिसको मैं कहता हूं, लेट्स सपोज ये जैसे अपना केस में ये फेलियर प्लेन है थीटा सी, लेट्स सपोज, तो और इस प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेस लग रही है वो लग रही है दो स्ट्रेस, कौन सा, ये इस यहाँ पे एलिमेंट अगर कंसिडर करोगे, एक लग रहा है आपका नॉर्मल स्ट्रेस और एक लग रहा है आपका शियर स्ट्रेस, और इस नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के लिए हमने इक्वेशन अभी लिखा था, जिसको सॉल्व करके सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 का वैल्यू निकाला हमने। समझ में आ रही है बात, ये चीज हम करते थे सोम में, याद करो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। तो एंगल ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है, तो हमने जो इक्वेशन शुरू किया, रेफरेंस प्लेन ही था मेरा प्रिंसिपल प्लेन, वहीं से मैंने इक्वेशन लिखा और थीटा सी का वैल्यू निकाला। तो थीटा सी मतलब क्रिटिकल प्लेन जो लोकेटेड है वो लोकेटेड है एट थीटा सी एंगल फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेन। तो यहाँ पे पूछ रहा है मेरे को स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस का एंगल, तो देखो थीटा सी पे जब मान लो क्रिटिकल प्लेन से तुम चलोगे तो थीटा सी पे तुमको ये प्रिंसिपल प्लेन मिल जाएगा। अब प्रिंसिपल प्लेन जो है उस पर 90 डिग्री पर लग रही होगी, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर नॉर्मल स्ट्रेस, तो थीटा सी प्लस 90 डिग्री पे एक प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस और किधर मिलेगा, दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगा दूसरा प्रिंसिपल प्लेन पे, है ना। मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो थीटा सी है, दिस एंगल इज ओनली एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन फ्रॉम दिस क्रिटिकल प्लेन, है ना, दिस इज ओनली एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन फ्रॉम दिस क्रिटिकल प्लेन, यही मतलब है ना। समझ गए? तो ये एक प्रिंसिपल प्लेन और दूसरा प्रिंसिपल प्लेन थीटा सी प्लस 90 पे दूसरा प्रिंसिपल प्लेन भी है, थीटा सी प्लस 90 पे दूसरा प्रिंसिपल प्लेन भी है, और दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस कहां पर होगा, थीटा सी प्लस 90 मतलब थीटा सी प्लस 180 डिग्री पे दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा होगा। समझ में आ रहा बात, लॉजिक क्लियर है? तो मैं यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बाबू, एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इज थीटा सी फ्रॉम फेलियर प्लेन, है ना। ठीक है, दैट इज
थीटा सी का वैल्यू कितना 58. एक मिनट 58.28 डिग्री। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है आप लोगों को बहुत अच्छे से प्यार से। सो एंगल ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना, एंगल ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस इसी प्लेन पे जो स्ट्रेस लग रहा है ना, वो थीटा सी प्लस 90 पे होगा। मतलब इसमें 90 डिग्री ऐड कर दो, मतलब 58.28 प्लस 90 कर दो, ये तुम्हारा 148.28 डिग्री पे लग रहा है फ्रॉम फेलियर प्लेन। ये चीज मेंशन कर दो रेफरेंस में। समझ में आ रहा है? हो गया आंसर, खत्म सेकंड। अब तीसरा, तीसरा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में यार? टेस्ट कंडीशन को चेंज किया था आई थिंक। तीसरा आइटम में पूछ रहा है आपको कि अगर आप शियर बॉक्स टेस्ट ना करके, ठीक है, ट्राइक्सियल टेस्ट करते सेम सैंड के ऊपर, सी का वैल्यू दिया है 0 और कन्फाइनिंग प्रेशर ले लेता 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मैक्सिमम डेविएटर स्ट्रेस निकालो। मैक्सिमम डेविएटर स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू फेलियर ई होगा ना। और जो ट्राइक्सियल टेस्टिंग है उसका इक्वेशन क्या बन जाता है ट्राइक्सियल टेस्टिंग का? इसमें सिग्मा 3 जो कन्फाइनिंग प्रेशर आपको गिवन है 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी का वैल्यू गिवन है 0, ठीक है, तो जो इक्वेशन बन जाती है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस साइड में 2c tan 45 डिग्री प्लस 5/2। ये नहीं लिखने का मन था लेकिन चलो लिख दिए, ठीक है। तो सिग्मा 1 इक्वल टू ये क्या है सिग्मा, तो क्या बन जाएगा 60 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 अभी तो निकाले थे 58.28 डिग्री प्लस 0, सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करेंगे, सिग्मा 1 इक्वल टू 157.05 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैक्सिमम डेविएटर स्ट्रेस सिग्मा डी मैक्स जो फेलियर के करस्पॉन्डिंग मिलेगा वही, तो वो क्या मिलेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इक्वल टू 157.05 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 97.05 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गया बाबू? दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर आंसर। डाउट क्लियर? और एक क्वेश्चन में डाउट आया था, वो क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन जस्ट इजी क्वेश्चन है, सॉइल मैकेनिक्स का सीव एनालिसिस का। ये क्वेश्चन उतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, स्टूडेंट ने मेरे को ऐसा ही भेजा था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, पढ़ के देखिए। 500 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल है जिसका सीव एनालिसिस किया गया। द वेट ऑफ सॉइल रिटेन्ड ऑन सीव इज एज फॉलो, है ना, ऐसे फॉलो है। मतलब आप यहाँ पे क्या एक टेबल बनाना चालू करेंगे, सीव एनालिसिस का जो अपना टेबल है वो टेबल आप बनाओगे। क्या बनाओगे? ऐसा टेबल, इंडियन स्टैंडर्ड सीव, आईएस सीव, ठीक है, यहां लिखेंगे वेट रिटेन्ड ऑन ईच सीव गिवन है, तो वेट रिटेन्ड पहले लिख देंगे, ठीक है। नाउ वेट रिटेन्ड, तो वहां से हमको पासिंग भी निकल जाएगा, है ना, हमको क्या निकल जाएगा पासिंग, तो वेट पासिंग, या फिर आप लिखो वेट फाइनर, नहीं वेट पासिंग लिखो, वेट पासिंग। यहाँ पे आप ऐसे W1 इसको W1 कर दो, इसको W2 कर दो, ऐसे, है ना, तो वेट पासिंग निकल गया, तो यहां से हमको क्या निकल जाएगा परसेंटेज फाइनर देन करस्पॉन्डिंग साइज। तीसरा कॉलम, देखो मैं इजी एंड सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, है ना, ताकि ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं पड़े। टेबल को देख के निकालो यार, क्या निकालना है, क्या दिया हुआ डेटा उसके अकॉर्डिंग टेबल बना के निकालना है। तो परसेंटेज फाइनर हमको मेन एम मेरा यही है, क्या परसेंटेज फाइनर निकालना, तो हम किसी तरह से यहां तक पहुंचेंगे। परसेंटेज फाइनर देन करस्पॉन्डिंग साइज निकल गया अपना, है ना, आपने कैलकुलेशन कर लिया है। अब देखो अभी क्या पूछ रहा है, अब यहाँ पे पूछ रहा है पहला, ठीक है, प्लॉट दी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड डिटरमाइन दी फॉलोइंग। अब बच्चे का डाउट इसी में था, प्लॉट दी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है सेमी लॉग ग्राफ, सेमी लॉग ग्राफ मैनुअल नहीं बनती, वो बनती है कंप्यूटराइज्ड, है ना।
ये कंप्यूटराइज्ड बनती है सिमिलॉग ग्राफ। तो आपको अगर सिमिलॉग ग्राफ पेपर भी दे देगा ना, फिर भी नहीं प्लॉट कर पाओगे, वो मैनुअल प्लॉटिंग होता ही नहीं है। हम अधिक से अधिक रफ या क्वालिटेटिव डायग्राम बना सकते हैं। वो क्वालिटेटिव डायग्राम कब बनाएंगे? ये एनालिसिस के बाद बनाएंगे, ये सीव एनालिसिस का टेबल कंप्लीट करने के बाद। क्यों? सीव एनालिसिस के टेबल से हमको ये समझ में आ जाएगा सबसे पहले कि ये सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड सॉइल है। सॉइल क्लासिफिकेशन का आइडिया को यूज करके हम ये बता देंगे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है या फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, वो हमको पता चल गया। तो फिर हम सेमीलॉग ग्राफ जस्ट एज ए मतलब इन जनरल प्लॉट कर लेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे परसेंटेज फाइनर और इधर दिखा देंगे परसेंटेज फाइनर एंड लॉग स्केल में करस्पॉन्डिंग साइज लॉग 10D यहाँ ऐसे लिख दिया, ठीक है। और जितना भी सीव वगैरह दिया है वही सीव का साइज लिख दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा पहले, फिर ऐसे 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 बड़ा 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 लिख दो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद अब बात होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाने में कि ग्रेडेशन कैसा है, क्योंकि डिफरेंट ग्रेडेशन का डिफरेंट कर्व आता है। वेल ग्रेडेड का अलग कर्व है ना, फिर आपका पुअरली ग्रेडेड का अलग कर्व, यूनिफॉर्मली मतलब गैप ग्रेडेड का अलग कर्व, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का अलग कर्व, ऐसा। तो ये चीज निकालने के लिए अपने को निकालना होगा CU एंड CC। तो यहाँ पे पूछ ही रहा है क्वेश्चन में इफेक्टिव साइज बताओ, मतलब D10 का वैल्यू बताओ। ओके, अब D10 क्या होगा? अच्छा देखो, ये परसेंटेज फाइनल देन करस्पॉन्डिंग साइज निकाला, फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लो, है ना, क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल, ये कॉलम आ जाएगी इधर बगल में, क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल। अब ये D10 क्या होता है? द साइज ऑफ पार्टिकल करस्पॉन्डिंग टू विच 10% सॉइल इज फाइनल। फिर आपको चाहिए D30 और D60। D30 मतलब वही द साइज ऑफ पार्टिकल करस्पॉन्डिंग टू विच 60% सॉइल इज फाइनल। D60 द साइज ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू विच 60% सॉइल इज फाइनल, ऐसा। अब ये चीज हो सकता है कि मान लो यहाँ पे कोई एक साइज है ना, इस साइज के करस्पॉन्डिंग सीधा सीधा आपको यहाँ पे 60% फाइनल दिख रहा है। इट मे पॉसिबल क्यूमुलेटिव में, है ना, पॉसिबल है, बट कभी कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो जब पॉसिबल नहीं होगा तो क्या टेक्निक यूज करेंगे? इंटरपोलेशन बाबू, इंटरपोलेशन यूज किया जाएगा। समझ रहे हो बात को? इंटरपोलेशन टेक्निक को यूज करेंगे। ये टेबल हमने बना लिया है, इस टेबल से डेटा को इंटरपोलेट कर लेंगे, इंटरपोलेट करके D10 D30 D60 हमने निकाल लिया, उसके अकॉर्डिंग फिर CU एंड CC बता दिया, और CU CC से हमको आइडिया हो जाएगा कि सॉइल क्या है, मेरा सैंड है या ग्रेवल है पहले तो। और CU CC पूछ रहा है, मतलब सीधा तो ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो जो ग्राफ शुरू होगा वो कोर्स ग्रेन के कैटेगरी में शुरू होगा, इधर से कहीं से। फिर वहां से हमको ये भी पता चल जाएगा कि उसका ग्रेडेशन कैसा देना है, क्यों CC का वैल्यू से वेल ग्रेडेड ना पुअरली ग्रेडेड। तो उसके अकॉर्डिंग तुम एक रफ क्वालिटेटिव ग्राफ बना के छोड़ दोगे, और ये डेटा टेबल और ये डेटा CU CC का वैल्यू टेबल से इंटरपोलेट करके करके निकाल देना है, बस। दिस इज द क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक। समझ रहे हो? इजी, ट्राई हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा, है ना। SSC में आपको ग्राफ वगैरह देगा नहीं, और आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन ग्राफ का है नहीं। वो सॉल्यूशन जो आप किताब में देखते हो उसमें वो लोग छाप देते हैं, तो वो वैसा स्टूडेंट थोड़ी ना बनाता है, वो स्टूडेंट नहीं बनाता है। ठीक है, ऑल दी बेस्ट बाबा। और जिसको जो डाउट है क्वेश्चन सेंड करिए, आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड